एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी 2023 का साइकोलॉजी का सॉल्यूशन 30 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम 2022 तक के अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं एचटेट के पीजीटी और टीजीटी, हरियाणा जीके और साइकोलॉजी का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। अगर आपको देखना है वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हो। आपको पता ही है कि एचटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा ही प्रीवियस ईयर बेस्ड रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं एचटेट 2023 का पीजीटी का क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से साइकोलॉजी का, विच टाइप ऑफ एजुकेशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी। इनफॉर्मल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन। तो हमें पता है कि देखो, जो रिलीजियस एजुकेशन है वो तो धार्मिक शिक्षा, इसका कोई रोल नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन हमें पता है कि समावेशी शिक्षा होती है। स्पेशल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। जो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है वो होती है जैसे कि कोई भी शिक्षा हम अपने आप ही ले लेते हैं, जैसे सारी शिक्षा स्कूल से नहीं ली जा सकती ना, कुछ ऐसी होती है एजुकेशन जो हमें घर में मिलती है या कहीं आस पड़ोस से मिलती है, तो उसको हम इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा बोलते हैं। तो यहाँ बोला हुआ है सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, मतलब जो बच्चे सोशल एक्सेप्टेड नहीं होते, जैसे मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं या जिनकी एबिलिटी कम होती है, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं वो आते हैं सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, तो उनको जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन देनी होती है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा, समावेशी शिक्षा, मतलब हर बच्चे को समान तरह की शिक्षा देनी है, एक ही क्लासरूम में शिक्षा देनी है, उनको अलग नहीं करना। थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडोलसेंस अंडर एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। एरिक्सन की थ्योरी ऐसी है, हर बार एचटेट में एरिक्सन से आता ही आता है क्वेश्चन। कुछ ऐसे राइटर्स हैं, जैसे एरिक्सन हो गया, पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, वाइगोस्की हो गया, ऐसे कुछ 10-15 हैं ये जिनकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इतनी मुश्किल भी नहीं है, बस मेन पॉइंट्स के साथ आपको पढ़नी होती है। अब जो एरिक्सन से क्वेश्चन आया है काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, और अगर आपने इसकी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बिल्कुल देखो, एरिक्सन की थ्योरी ना बहुत इजी थ्योरी है, लेकिन इसको ऐसा समझा जाता है कि काफ़ी हार्ड है, और इसके जो क्वेश्चन होते हैं बच्चे फिर भी गलत करके आते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं होना चाहिए, काफ़ी इजी थ्योरी है। कहीं से भी पढ़ो, आपको राइटर्स की जो थ्योरी पढ़ते हो ना वो ऐसे पढ़ो कि नोट्स बना लो खुद के, जैसे एरिक्सन की थ्योरी हो गई, फिर नेक्स्ट पेज पे वाइगोस्की की मेन पॉइंट्स लिखो। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। मैंने भी वीडियो बना रखी है, मैंने जो है वो कोई वीडियो से और बुक से मिक्सअप करके जो है वो अपने नोट्स बनाए थे, और उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं जो मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कहीं से भी। तो इसमें पूछा हुआ है कि सही बताना है कौन सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बतानी है कि जो एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है, मनोसामाजिक सिद्धांत। तो ईगो आइडेंटिटी इज अ पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट, ईगो आइडेंटिटी इज अ नेगेटिव, ईगो आइडेंटिटी इज अ न्यूट्रल, ईगो आइडेंटिटी इज नॉट जस्ट अ साइको सोशल एस्पेक्ट। तो हमें पता है कि जो एरिक्सन की थ्योरी का नाम ही क्या है कि ईगो आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी क्राइसिस दिया हुआ है। उसमें दो चीज़ें ऐसी बताई हुई है कि जो बच्चा होता है वो 8 स्टेजेस से होके गुजरता है, और लाइफ टाइम उसके साथ दो चीज़ों के साथ करता है, या तो पॉजिटिविटी अडेप्ट करता है या नेगेटिविटी अडेप्ट करता है। तो जो ईगो आइडेंटिटी है वो पॉजिटिविटी का नाम है, और जो क्राइसिस होते हैं वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो जो ईगो आइडेंटिटी है वो पॉजिटिव साइको सोशल इफेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है जो वो आइडेंटिटी क्राइसिस जो सेकंड है वर्सेस, ठीक है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से राइट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सीन इन क्रिएटिव चाइल्ड। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी से समझ आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से इजीली समझ आते हैं, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटिव चाइल्ड। क्रिएटिव चाइल्ड से आप ध्यान रखना कि जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो हमेशा ही डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जाता है, बट यहाँ पे हमसे नोट पूछा हुआ है। एचटेट के एग्जाम में नोट पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, तो ध्यान रखना नोट यानी हमें नेगेटिव वर्ड बताना है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग तो सही है, हमेशा ही जो क्रिएटिविटी होती है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जाती है, तो ये तो सही है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सेकेंड है एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी यानी अति जिज्ञासा। अब जो सृजनशील बालक होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं, उनमें जिज्ञासा तो होती है जानने की, तो सेकंड ऑप्शन भी कट जाएगा। थर्ड है हाई इमेजिनेशन, और फोर्थ है कन्वेंशनल थॉट। अब जो कन्वेंशनल थॉट है वो एक नेगेटिव वर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे राइट होगा। परंपरागत विचार की किसी भी चीज़
को एक ही जैसे रूढ़िवादिता जो सोच होती है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल थॉट, कि उस पर अपना दिमाग नहीं लगाना, बस जो रूल बने हैं उन्हीं को फॉलो करना, तो ये कन्वेंशनल थॉट होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ये क्रिएटिव चाइल्ड की विशेषता नहीं है। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डजंट हैव, अगेन नोट वाला पूछा है, ध्यान रखना नोट आया हुआ है, हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब कौन सी ऐसा ऑप्शन है जो सोशलाइजेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट नहीं डालता, मतलब नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सोशली अप्रूव्ड बिहेवियर, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, तो ये तो कट जाएगा ऑप्शन। स्वीकृत सामाजिक भूमिकाएं निभाना, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है, तो ये भी कट जाएगा। सामाजिक अभिवृत्ति का विकास या फिर सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, ये भी पॉजिटिव है। फोर्थ ऑप्शन है सोशल, देखो ये जो यहाँ पे पूर्वाग्रह आया है ना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। प्रिजुडाइसिस मतलब परंपरागत सोच के साथ ही जाता है ये, रूढ़िवादिता सोच, तो ये नेगेटिव ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाइगोत्स्की आ गया, वाइगोत्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, जो वाइगोत्स्की की थ्योरी है वहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है, और इसमें सिर्फ दो ही चीज़ें पूछी जाती है, या तो ये ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या फिर स्कैफोल्डिंग, दो ही चीज़ें। तो यहाँ से हमें बताने की क्या है, तो बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है, बच्चा स्वतंत्र रूप से क्या नहीं कर सकता, या फिर बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में कर सकता है, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या नहीं कर सकता। अब जिसने पढ़ा होगा उसको पता ही है कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है कि एक बच्चा है वो किसी स्टेज पे है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई एक और पर्सन होगा, उसको नाम दिया है वाइगोत्स्की ने MKO, उसकी हेल्प से वो बच्चा यहाँ पहुँच जाता है, मतलब उसकी सपोर्ट या हेल्प से वो उस काम को आसानी से कर लेता है। तो ये जो गैप बताए हुए हैं ना, इसको ZPD बोला है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, की बच्चा किसी और की हेल्प से वो काम कर पा रहा है जो खुद से नहीं कर पा रहा है ना। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है, थर्ड ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ में पूछी जाती है कि जो इस MKO ने जो सपोर्ट या जो हेल्प प्रोवाइड की है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये कीवर्ड्स ही होते हैं, जो हेल्प है वो होती है स्कैफोल्डिंग, और जो ये गैप है कि किसी की हेल्प से कर पा रहा है पहले नहीं कर पा रहा था, वो होता है ZPD। यही वाइगोत्स्की से यही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। सिक्स्थ है, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है, मतलब लर्नर डजंट अचीव द एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, हाँ कोई बच्चा है उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा बट वो ऐसा नहीं कर पाता, तो इसका रीज़न जानने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, रेमेडियल या फिर समेटिव। अब हम पता है कि फॉर्मेटिव और समेटिव क्या होते हैं। फॉर्मेटिव होता है, देखो सबसे अच्छा जो असेसमेंट होता है या सबसे अच्छा जो भी चीज़ होती है फॉर्मेटिव होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। फॉर का मतलब होता है के लिए, जो सीखने के लिए जो आकलन होता है ना वो फॉर्मेटिव होता है, जो ड्यूरिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन में क्योंकि हमें तो कारण जानना है। समेटिव होता है जो एंड में होता है, जैसे हमारा का आकलन किया जाता है लास्ट में जो फाइनल एग्जाम होते हैं, तो वो होता है समेटिव, तो ये नहीं होगा। तो डायग्नोस्टिक और रेमेडियल इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकती है, तो इनका सीधा सा आंसर है, देखो होता है रेमेडी। रेमेडी किसको दी जाती है, जब हमें प्रॉब्लम का पता चल जाता है। अब कोई बच्चा है वो मान लो उसको थोड़ा कम दिखाई देता है और वो हमेशा लास्ट बेंच पे बैठता है, तो हम ये उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ समझ नहीं पाएगा। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं एज अ टीचर कि ये क्यों समझ नहीं आ रहा है इसको, तो हमें पता चलता है कि वो ठीक से ब्लैक बोर्ड नहीं देख सकता या ब्लैक बोर्ड उसको दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने सिर्फ इतना रीज़न जाना कि वो अच्छा परफॉर्म इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। तो ये डायग्नोस्टिक कारण जानना। थर्ड होता है रेमेडी, लेकिन तो हम उसका उपचार करते हैं, जैसे कि हमें पता चल गया वो नहीं देख पा रहा तो आगे से हम उसको फर्स्ट बेंच पे बैठाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उसको अच्छे से दिखाई दे, तो हमने उसका उपचार कर दिया, वो रेमेडियल हो गया। तो थर्ड ऑप्शन सही है रेमेडियल। तो यहाँ पे सिर्फ कारण जानना पूछा हुआ है, उसका कारण जानना, तो कारण जानना अगर पूछा हुआ तो डायग्नोस्टिक के साथ जाता है। कारण जानने के बाद उसको कुछ रेमेडी देना, कुछ उपचार करना, तो आता है रेमेडियल। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि सिर्फ उसने रीज़न जाना है, उसका हल नहीं किया, उसका सोल्यूशन नहीं किया, तो डायग्नोस्टिक आएगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना। ये सीधी सी स्टेटमेंट है जो NCF 2005 द्वारा दी गई है कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हर बच्चे को सेम क्लासरूम में शामिल करो, लेकिन शामिल तो कर लिया लेकिन उसको हम बहिष्कार मत करो, मतलब उसको ऐड करो, उसको जिस तरह से समझ आता है वैसी ही स्ट्रेटजी भी अपनानी है अपनी टीचिंग में।
ठीक है, किसी भी बच्चे को एक्सक्लूड नहीं करना, उसे नॉर्मल फील करवाना है। फर्स्ट ऑप्शन एनसीएफ 2005 की ही ये लाइन है, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट है which type of change occur in growth and development? Change in body size, change in body proportion, disappearance of old features, acquisition of new feature। अब इसने बोला है कि वृद्धि और विकास में किस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो वृद्धि भी हो रही है, विकास भी हो रहा है, दोनों ही टाइप की उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, मतलब फिजिकल और मेंटली दोनों ही तरह से वो बढ़ रहा है। तो ये सारे ही ऑप्शन सही है। बॉडी साइज भी होगा चेंज, और वेट भी बढ़ेगा। डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर, मतलब कोई अगर 3 साल का बच्चा है तो 20 साल में वैसा ही नहीं दिखेगा, अलग दिखेगा ना, हम पहचान भी नहीं पाएंगे किसी को। तो डिसअपीयरेंस वैसे ज़्यादा फीचर्स तो डिसअपीयर नहीं होते, लेकिन मोस्ट ऑफ हो जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ से सही हैं, सो दैट इसका फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता? तो मोटिवेशन के बारे में पूछा हुआ है कि अभिप्रेरणा पर नहीं करता, अगेन नहीं वाला क्वेश्चन है। नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी हमें नेगेटिव इम्पैक्ट बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मोटिवेशन इम्पेयर्स लर्निंग बिहेवियर, जो भी प्रेरणा होता है सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है, ऐसा तो नहीं होता। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को निश्चित दिशा प्रदान करती है, ये सही ऑप्शन है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रियता लाती है, हाँ बिल्कुल एनर्जी देती है, थर्ड ऑप्शन सही है। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को चयनात्मक बनाती है, ये भी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेगेटिव स्टेटमेंट यही है कि क्षीण करती है। जो मोटिवेशन होती है वो क्षीण नहीं करती बल्कि बढ़ाती है उसको, जो लर्निंग होती है उसको। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया कोहलबर्ग से। कोहलबर्ग की थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, इजी सी थ्योरी है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। बिल्कुल जहाँ से जिन पॉइंट्स से क्वेश्चन बनता है ना, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने जो है वो डिस्क्राइब किया है। तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशन फर्स्ट, अच्छा जो कोहलबर्ग है ना, सही बताना है हमें। तो जो कोहलबर्ग है उसका हमें पता है कि उन्होंने 3 लेवल दिए थे और हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस दी थी, यानी टोटल 6 स्टेजेस वहाँ पे बनती है, एक लेवल में 2 स्टेज। तो हमें यहाँ से चूज करना है। तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशन है वो फर्स्ट लेवल में नहीं आता, ये सेकेंड लेवल में आता है, तो ये तो नहीं होगा। इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, सोशल कॉन्टेक्स्ट, देखो यहाँ जो होता है फर्स्ट लेवल में कौन कौन सा आता है। सबसे पहला आता है पीपी, यानी प्राइज और पनिशमेंट पे जो बच्चा है वो काम करता है कि अगर उसको प्राइज मिल रहा है तो वो अच्छा काम करेगा, और जिन काम करने से उसे दंड मिल रहा है तो वो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेवल में आता है। फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज होती है टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, कि तूने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी वैसा ही करूँगा। तो ये होती है फर्स्ट लेवल की दोनों स्टेज। उसके बाद आते हैं सेकेंड लेवल। सेकेंड लेवल में आ जाते हैं कि गुड बॉय गुड गर्ल वाला कंसेप्ट, कि कोई अच्छा बोल रहा है कि अच्छा बच्चा है तो वो अच्छे काम करता है, कोई उसे बुरा बोल रहा है तो वो बुरे काम करता है, ये आता है। और तो यहाँ से जो गुड इन सेकेंड वाला जो है एक्सचेंज वाला, अभी मैंने बताया कि वो फर्स्ट लेवल में यहाँ से आएगा। ठीक है, तो बी का जो है वो सेकेंड बनेगा, बी का जो है वो फर्स्ट बनेगा। तो बी का फर्स्ट जो है वो फोर्थ ऑप्शन में ही है यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही है। अब जो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो मैंने बताया कि गुड बॉय और गुड गर्ल वो सेकंड में आता है, वो सेकंड लेवल में आता है। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स और यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ये थर्ड लेवल में आते हैं, दोनों ही ये थर्ड लेवल में आते हैं। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, When the learner learns a task automatically without any desire और पर्पस देन इट इज़ गोल्ड। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो हम अचानक से सीख लेते हैं बिना किसी पर्पस के, तो उसे क्या कहते हैं? मास लर्निंग, होल लर्निंग, पार्ट लर्निंग, इंसिडेंटल लर्निंग। अब पता है हमने अचानक से सीखी है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे इंसिडेंटल लर्निंग ही कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सीख ली हमने, सीखना नहीं चाहते थे किसी भी कारण से पर सीख लिए। ऐसा हम बहुत बार करते हैं जब कई बारी हम किसी के पीछे बैठे होते हैं, 2 लोग बात कर रहे होते हैं तो हमें भी मतलब कुछ ना कुछ सीख ही लेते हैं किसी ना किसी से। अब अचानक ही हम सीखना नहीं चाहते बट सीख लेते हैं, तो इंसिडेंटल लर्निंग उसको कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग बायोलॉजिकल मोटिव्स। नॉट ट्रू बताना है यहाँ के। बायोलॉजिकल मोटिव्स कौन से होते हैं? जो जन्मजात हमारे मतलब जन्मजात से जन्म से ही हमें रहते हैं, तो वो इनेट होते हैं, इनबोर्न होते हैं, वो हमारे जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
बायोलॉजिकल मोटिव्स। तो हमें पता नहीं कि नोट कौन से नहीं होते, तो दे आर यूनिवर्सल, दे आर, हाँ यूनिवर्सल होते हैं। दे आर इनबोर्न, हाँ जन्मजात होते हैं बिल्कुल। दे आर एसेंशियल टू सर्वाइवल, बिल्कुल सही है ये। दे आर नॉट रिलेटेड विद होमोस्टेटिस इन दिस द इंडिविजुअल, तो ये जो है वो गलत स्टेटमेंट है कि वो संबंधित नहीं होते, वो हमसे संबंधित होते हैं बिल्कुल। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। जो हमारी जो स्टेट होती है ना, उससे बिल्कुल संबंधित होती हैं। जो जन्म से ही हमारे साथ रहते हैं ऐसे मोटिव्स, उनको हम बायोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं, जो हमें मतलब उसमें मिलते हैं, विरासत में मिलते हैं, उनको बायोलॉजिकल मोटिव्स कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नोट पे ज़्यादातर ध्यान रखना, स्टेट में नोट पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशंस आर द बेसिस ऑफ कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। देखो सबसे अच्छा इवेल्युएशन होता है ये कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव। इसमें क्या होता है कि चारों तरफ का आपका जो असेसमेंट है वो किया जाता है, आकलन चारों तरफ का किया जाता है 360 डिग्री, मतलब आपका हर एस्पेक्ट का किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ रिटर्न, ऑरल, बिहेवियल, प्रैक्टिकल चारों ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 360 डिग्री इसमें जो होता है वो आपका आकलन किया जाता है 360 डिग्री। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, चारों ही सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, अगेन नोट वाला है, ध्यान रखना। इन रेफरेंस टू इंटेलिजेंस टेस्ट, ये जो टेस्ट वाला जो है उस पर बेस्ड है। तो इसका जो सीधा सा आंसर है वो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है अलेक्जेंडर पास अलोंग टेस्ट इन परफॉर्मेंस टेस्ट। अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण का एक निष्पादन परीक्षण है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो अलेक्जेंडर पास का जो टेस्ट है ना वो परफॉर्मेंस टेस्ट ही है। वर्बल टेस्ट कैन बी ईदर इंडिविजुअल और ग्रुप, हाँ बिल्कुल सही। जो वर्बल टेस्ट है वो ग्रुप में भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, ये भी स्टेटमेंट सही है, हमें नोट बताना है। तो इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि अनपढ़ लोग जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमसे नोट पूछा हुआ है। जो अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग दोनों ही परफॉर्मेंस टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ टेस्ट से भी क्वेश्चन स्टेट में पूछा जाता है, बेसिकली इजी सा है, आप एक बार रीड आउट कर सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नोट, अगेन नोट वाला आया है, करेक्ट रिगार्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड दियर डायमेंशन अंडर द 3 डायमेंशनल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखने की 3 डायमेंशनल थ्योरी किसने दी थी, वो गिलफोर्ड ने दी थी। एक देखो यहाँ से, एक तो है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ये दिया था गिलफोर्ड ने। एक है त्रितंत्र सिद्धांत, वो दिया था स्टर्नबर्ग ने। ध्यान रखना ये चीज़, त्रितंत्र स्टर्नबर्ग और त्रिआयामी है वो गिलफोर्ड ने दिया था। तो अभी हमें बताना है नोट, हाँ पेयर इज नॉट करेक्ट। तो यूनिट, प्रोडक्ट, देखो इसने 3 चीज़ें दी थी। हाँ सबसे पहले आता है कंटेंट, फिर आता है ऑपरेशन, फिर आता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये 3 चीज़ों दी थी। पहले भी हम मतलब किसी, जैसे हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कंटेंट इकट्ठा करेंगे, उसके बाद उस पर ऑपरेशन लगाएंगे, कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, वो आता है प्रोडक्ट में 3 चीज़ें आती है। तो इसने पूछा है कि क्या नहीं आता, तो यूनिट, प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, कॉग्निशन ऑपरेशन सही है, इवैल्यूएशन ऑपरेशन भी सही है। जो रिलेशन है वो कंटेंट का पार्ट नहीं है, जो रिलेशन है वो प्रोडक्ट का पार्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा क्योंकि हमसे नोट पूछा था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच। जो चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग अप्रोच है वो काफ़ी अच्छी अप्रोच मानी जाती है। वैसे भी चाइल्ड को सेंटर में रख के हमें कुछ ना कुछ टीचिंग करनी चाहिए कि बच्चा किस तरह सीख रहा है, धीमी गति से सीख रहा है या तेज सीख रहा है, या उसको कैसे समझ आ रहा है। किसी बच्चे को एक एग्जाम्पल से ही समझ आ जाता है, किसी को 2-3 देने पड़ते हैं। तो चाइल्ड के हिसाब से सिखाना चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बोला जाता है। तो यहाँ हमें बताना है नोट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सिंगल लर्निंग पाथवे, कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, असेसिबल लर्निंग सेटिंग। ठीक है, सुलभ शिक्षण सेटिंग्स। अब हमें यहाँ से देखना पड़ रहा है कि नेगेटिव, सबसे नेगेटिव वर्ड कौन सा है, सिंगल लर्निंग पाथवे। ये बहुत नेगेटिव चीज़ है, सिंगल लर्निंग पाथवे नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल लर्निंग पाथवे होता है। कि मतलब सिंगल लर्निंग पाथवे का मतलब क्या है कि भिन्न भिन्न तरह के बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ से पढ़ाना, मतलब एक ही तरह से उनको शिक्षा देना, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि हर बच्चा अलग होता है, किसी को कैसे समझ आता है, किसी को कैसे समझ आता है। तो हमें जो एकल शिक्षण विधि है वो नहीं अपनानी है, मल्टी शिक्षण विधि अपनानी होती है। अलग बच्चे को अलग तरह से समझ आएगा, तो सब बच्चों को ध्यान में रख के हमें अपनी जो टीचिंग की जो स्ट्रेटजी है वो तय करनी है। तो यहाँ से सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हमें नेगेटिव बताना था, नॉट बताना था। ठीक है, नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बेंडूरा विच इज नोट, फिर अगेन नोट वाला क्वेश्चन आया, विच इज नोट
द इंटर रिलेटेड प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बेंडूरा ने अपना जो सिद्धांत दिया है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बेंडूरा द्वारा दिया गया है। तो उन्होंने जो अपनी लर्निंग होती है उसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को बताया कि जो बच्चे होते हैं वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं हमेशा, ठीक है, किसी को दूसरों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं, ये बेंडूरा ने बताया हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं क्या नहीं है। अटेंशन बिल्कुल सही है, देखो उसने 3-4 चीज़ें बताई है, अटेंशन, रिटेंशन और मोटिवेशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें बताई है, कंजक्शनल का कहीं जिक्र नहीं किया है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर ऊपर से ही कंसेप्ट पूछा हुआ है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही है, क्योंकि नोट बताना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है बेंडूरा। बेंडूरा पे क्वेश्चन आया है। बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो उसे क्या कहते हैं। देखो ये ना ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये मॉडलिंग का कंसेप्ट है, कि सेम बिल्कुल एज इट इज़ व्यवहार सीखना किसी को देखकर। अब देखो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया है, तो बेंडूरा ने दिया है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बेंडूरा ने बताया है, तो उसको इसने नाम दिया है मॉडलिंग। अगर आपने पढ़ा होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, मॉडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत। ये देखो यहाँ पे आ गया, ऊपर त्रिआयामी आया था गिलफोर्ड के द्वारा, ये त्रितंत्र है स्टर्नबर्ग के द्वारा। तो स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है, विच सब कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट बताना इन कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस अंडर द स्टर्नबर्ग ट्रायर की थ्योरी। तो इसका बिल्कुल जो है वो सीधा सा आंसर है, मेटा कंपोनेंट के बारे में बताया है, एक्सपेरिमेंटल के बारे में नहीं बताया। विलियम वुंट ने बताया है एक्सपेरिमेंटल के बारे में, पर तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही है। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट के बारे में भी बताया, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो ये वहाँ से क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट के बारे में नहीं बताया, तो सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स द एक्विजिशन ऑफ अर्थमेटिकल स्किल। यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आता है हर बार, और इस पर मैंने भी वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें ऐसी है, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या फिर डिसमैग्नीशिया। तो क्या पूछा हुआ है, लर्निंग दैट अफेक्ट्स द अर्थमेटिकल, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछी है। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती है डिसकैलकुलिया, ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड बीमारी जो होती है। वैसे बेसिकली यहाँ डिसलेक्सिया ही पूछा जाता है हर बार। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, पढ़ने से रिलेटेड, ठीक है। और डिस्ग्राफिया होता है कि लिखने से रिलेटेड, जो बच्चा है वो सही से नहीं लिख पाता, मतलब लाइन में नहीं लिख पाता, अक्षर जो होते हैं एक ऊपर लिख देता है, एक नीचे लिख देता है, बड़ा लिख देता है, कोई छोटा लिख देता है, गैप बहुत ज़्यादा रखता है, कभी कम रखता है, तो इसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिकल पूछा हुआ है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 स्टेजेस ऑफ फ्राइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो इसके बस हमें स्टेजेस पूछी हुई है क्रोनोलॉजिकल। देखो ये जो स्टेज है ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है काफ़ी, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ऑर्डर इसका जो होता है वो होता है OAPLG। आप कैसे भी याद कर सकते हो इसको, OAPLG। सबसे पहले आएगा ओरल स्टेज, फिर आएगी एनल स्टेज, इसमें फेलिक स्टेज है, एनल स्टेज नहीं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, हाँ यही सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज, जेनिटल स्टेज, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके बीच में मतलब इन ओरल स्टेज कौन सी होती है, कितने साल के बच्चे इसमें आते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये इजी क्वेश्चन था, ऊपर ऊपर से ही पूछा हुआ था, किसी भी ट्रिक के साथ आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू पावलोव की थ्योरी से क्वेश्चन आया है। अकॉर्डिंग टू Pavlov's classical conditioning theory of learning, which temporal sequence presentation of natural and conditioned stimuli will most affect learning? Pavlov के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों की प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। तो जिस किसी ने भी ये थ्योरी पढ़ी है ना, पता है कि हमने एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था कि उसे जब भी कोई मतलब संकेत दिया जाता है तो वो काम करता है, मतलब घंटी बजा दी जाती है तो उसे पता चल जाता है कि उसका खाना आने वाला है ना। तो इस पे जो इसका जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा, ट्रेस, संकेत पे सबसे ज़्यादा काम करता है, ठीक है। डिले नहीं है, बैकवर्ड नहीं है, और समकालिक तो बिल्कुल नहीं है, तो थर्ड ट्रेस ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये आपको हिंदी से समझ सही आता, संकेत। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ पियाजे। हाँ भाई, मैं सोच रही थी कि अभी तक पियाजे क्यों नहीं आया, ये जान है बिल्कुल एचटेट की, साइकोलॉजी की, एचटेट की नहीं, इनफैक्ट जिसमें भी साइकोलॉजी आती है पियाजे से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी डज द एबिलिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड जनरलाइजेशन डेवलप। देखो वैसे तो पियाजे की थ्योरी बहुत बड़ी है और कई लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप मेन पॉइंट्स को देखोगे ना कि उन्हीं पॉइंट से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक ही जो पॉइंट है इसमें अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो पता चल गया मुझे कि ये बिल्कुल लास्ट स्टेज की है ये। तो फॉर्मल ऑपरेशन होती है वो लास्ट स्टेज है। 4 स्टेज दी थी, पहले आती है सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर आती है फॉर्मल जिसमें अमूर्त चिंतन करने लग जाता है बच्चा। ये सबसे ऊपर वाली स्टेज जो है वो बताई थी पियाजे ने, ठीक है। तो 11 से ऊपर के बच्चे इसमें आते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये कीवर्ड्स होते हैं, पियाजे की थ्योरी हमेशा कीवर्ड से ही पूछी जाती है। अब आप मेरी वीडियो अगर देखोगे तो मैंने सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट जो है वो ही नोट किए हुए हैं, बाकी कोई चीज़ फालतू नहीं है उसमें। जैसे प्लेज, खिलौनों की आयु पूछा जाता है, तो खेल की आयु पूछा जाता है कौन सी है। तो ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, बस ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, हमने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग देख के ही पता लगा लिया। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं? जो काफ़ी अच्छे होते हैं पढ़ने में, जिनका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो उनके लिए क्या नहीं करना चाहिए? नोट पूछा हुआ है ना, स्टूडेंट, हाँ नोट पूछा हुआ है। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वर्क, स्वतंत्र, हाँ अगर वो प्रतिभाशाली है तो वो अकेले प्रोजेक्ट बना सकता है, तो ये सही है ऑप्शन। एक्सेलरेशन तो बिल्कुल प्रतिभाशाली बच्चों के साथ ही आता है। त्वरण जो होता है वो हम सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को ही देते हैं, तो ये 2 ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि ये सही है और हमें नेगेटिव बताना है। थर्ड है रेमेडियल, फोर्थ है एनरिचमेंट प्रोग्राम। देखो संवर्धन कार्यक्रम क्या होता है? ऐसे कार्यक्रम जिनमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे सही है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि फोर्थ ऑप्शन सही है। एनरिचमेंट प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ही होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत नहीं होती प्रतिभाशाली बच्चों को, ठीक है। तो क्योंकि वो जब कोई गलती नहीं कर रहा है तो प्रतिभाशाली है, मतलब उसको कोई चैप्टर समझाना है तो उसको अच्छे से समझ आ रहा है, तो ये नहीं है कि हम उसको दोबारा वो समझाएंगे, उसे समझ आ चुका है, 6 मार्क्स उसके आ रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छे से समझ चुका है, तो उसे रेमेडी देने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। हमें पता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है भाई, तो नोट पूछा हुआ है सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, राइट टू एजुकेशन। देखो हमें पता है कि सेग्रीगेट तो नहीं करना किसी को, तो यही होगा ऑप्शन। कॉपरेशन तो करना है, तो ये गलत हो जाएगा। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी, देखो ये ना लाइन है, एनसीएफ 2005 की लाइन है कि जो डाइवर्सिटी होती है, विविधता, उनको सेलिब्रेट करना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी और ये तो है ही नहीं, तो गलत बताना है, तो ऑब्वियसली बात है कि अलग नहीं करना बच्चों को। तो पृथक्करण का सिद्धांत समावेशी में नहीं आता। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है अगेन नोट पूछा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग वे डजंट सपोर्ट द टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस। तो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, करिकुलम एडेप्टेशन या फिर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एबिलिटीज। तो क्या है जो सपोर्ट नहीं करता किसी को भी, जो मतलब अगर डिफरेंस है बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, तो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, ये एक नेगेटिव वर्ड है क्योंकि अगर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस है तो छोटे छोटे ग्रुप, स्मॉल ग्रुप्स बना के उनको पढ़ाया जाता है। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे भी अलग ग्रुप्स बना दिए जाते थे, जैसे 5 बच्चों का अलग, 5 बच्चों का अलग, क्योंकि हर बच्चा होता है वो अलग तरह से सीखता है, डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में, तो जो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ से सही हो जाएगा, लार्ज ग्रुप हमें नहीं बनाने। बाकी यहाँ पे सही है कि करिकुलम भी अडेप्टेशन, करिकुलम भी अकॉर्डिंग होना चाहिए बच्चों के, ये सही है। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, टीचर को पता होना चाहिए कौन सा बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट, अगेन नॉट पूछा हुआ है, नॉट अ रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है, यानी अगेन हमें नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे ढूंढनी है। तो बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना, ये तो पॉजिटिव है, काट दो। सुलभ बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ये भी पॉजिटिव है, काट दो। उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं मुख्य धारा से बाहर करना, उन्हें आवश्यक सहायता सेवाएं प्रदान करना, ये पॉजिटिव है। तो थर्ड ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है, मुख्य धारा से बाहर नहीं करना उनको, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है जी, देखो डेवलपमेंट का जो चैप्टर है ना, उसकी जो विशेषताएं है ना, वो ऐसी विशेषताएं हैं जो कुछ हमें ऐसे समझ नहीं आएगी, वो अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो वहीं से एज इट इज़ उठा के दे दी जाती है, लेकिन हम कई बार क्वेश्चन में ना उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा गलत हो जाता है। हमेशा तो नहीं, मतलब ऑलमोस्ट गलत हो जाता है।
तो हमें जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उनकी विशेषताओं को सिर्फ पढ़ना नहीं है, उनको याद भी करना है। जैसे कि फर्स्ट है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अगर हमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये विशेषता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है और हमें बताना है नॉट। लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन अर्ली डेवलपमेंट। ये देखो यहाँ से ये साफ साफ लाइन डेवलपमेंट के चैप्टर में लिखी हुई है कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। अब जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता चलेगा कि क्या कंफ्यूजन चल रही है, तो यहाँ से जो है वो सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू फुट। हाँ ये हमें पता है कि सिर से पैर की तरफ करता है, केंद्र से बाहर की ओर जाता है ना, तो ये थर्ड ऑप्शन भी सही है। प्रोसीड फ्रॉम, हाँ, सेंट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीमिटीज। तो जो आप डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उनकी विशेषताओं को अच्छे से आपको याद करना है। तो जो अर्ली डेवलपमेंट होता है ना वो मोर क्रिटिकल होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं पता कर पाओगे ये चीज़, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोपाउंडेड बाय हूम। त्रिआयामी सिद्धांत है, हमें पढ़ा था कि गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है, लेकिन उसको प्रतिपादित किसने किया था? समावेशी शिक्षा का पूछा हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन का पूछा हुआ है। तो इसका जो है वो वैसे बेसिकली ये जो पढ़ने वाले नहीं होते, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कहीं से भी आते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है क्वेश्चन की। नेक्स्ट है समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। बिल्कुल, समाजीकरण की है परिभाषा किसने दी थी? तो ये जो परिभाषा है वो दी थी हर्लक ने। स्टेटमेंट है सीधी सीधी जो हर्लक ने दी थी। 30th का फोर्थ ऑप्शन सही है। तो ये 30 क्वेश्चंस थे पीजीटी के। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। बिल्कुल आसान वे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वैसे पेपर भी आसान ही था काफ़ी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाद हम जो है वो टीजीटी का करेंगे 2023 का क्वेश्चन पेपर। और आपको और भी कुछ अगर चाहिए, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, किसी भी पार्ट का सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।